नेपाल वो देश जिसे पूरी दुनिया में शांत, बौद्ध और हिमालय के नाम से पहचानती थी, उसी नेपाल में सिर्फ 38 घंटे में ऐसा रूप दिखाया जो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक शांत घाटी जो कभी ध्यान और आध्यात्मिक का प्रतीक थी, वो अचानक आग, गुस्से और विद्रोह की राजधानी बन गई। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि नेपाल क्यों जला। असली सवाल ये है, एक लोकतांत्रिक देश में सिर्फ 38 घंटे में सरकार कैसे गिर सकती है? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का बयान का असर था, या फिर ये गुस्सा कोई सालों से भीतर ही भीतर उबल रहा था और बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था? ये सिर्फ एक विरोध ही नहीं, ये एक पीढ़ी का सिस्टम पर भरोसा टूटने का पल था। आज इस कहानी में हम सिर्फ वो घटना नहीं बताएंगे जो कैमरे में कैद हुई, हम उन कारणों को भी समझेंगे जो छुपे हुए थे, जिन्हें किसी ने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को भस्म कर दिया। ये सिर्फ एक विरोध ही नहीं, ये एक पीढ़ी का सिस्टम पर भरोसा टूटने का पल था। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिन्होंने नेपाल की राजधानी, समाज और शासन तीनों को एक साथ हिला दिया। बयान जिसने तूफान ला दिया। 4 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी में ये वह दिन था जब एक सरकारी आदेश ने लाखों युवाओं के भीतर दबा हुआ गुस्सा पहली बार खुलकर बाहर ला दिया। ओली सरकार ने अचानक घोषणा की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह बैन। सरकार ने इसका कारण बताया रजिस्ट्रेशन नियम का उल्लंघन, लेकिन सच्चाई ये है कि युवाओं ने इस फैसले को बिल्कुल अलग तरीका से समझा। उन्हें लगा ये सिर्फ टेक्निकल नियम का मामला नहीं, ये उनके विचार, उनकी आवाज़ और उनकी स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। और यही से एक नया शब्दकोश तैयार हुआ, 2 ऐसे हैशटैग जिन्होंने पूरा माहौल बदल दिया। #NipoKid, #NipoBaby। बैन जिसने तूफान ला दिया। 4 सितंबर 2025 नेपाल की राजनीति में ये वह दिन था जब एक सरकारी आदेश ने लाखों युवाओं के भीतर दबा हुआ गुस्सा पहली बार खुलकर बाहर ला दिया। ओली सरकार ने अचानक घोषणा की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह बैन। सरकार ने इसका कारण बताया रजिस्ट्रेशन नियम का उल्लंघन, लेकिन सच्चाई ये है युवाओं ने इस फैसले को बिल्कुल अलग तरीका से समझा। उन्हें लगा ये सिर्फ एक टेक्निकल नियम का मामला नहीं, ये उनके विचार, उनकी आवाज़ और उनकी स्वतंत्रता का रोकने को तरीका है। और यहीं से एक नया शब्दकोश तैयार हुआ, 2 ऐसे हैशटैग जिन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया। #NipoKid, #Baby, #NipoBaby। इन 2 शब्दों ने युवाओं के मन की उस चुभन को आवाज दी जो सालों से दबाई जा रही थी, क्योंकि नेपाल का युवा रोज देख रहा था कि नेताओं के बच्चे महंगे एसयूवी में घूमते हैं, विदेशों में पार्टी करते हैं और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, जबकि उसी देश का सामान्य युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, विदेश जाने के लिए कर्ज ले रहा है और अपने परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यही असामान्यता, यही अन्याय और यही चुभी सोशल मीडिया बैन से एक ही पल में फट पड़ी। सरकार शायद समझ नहीं पाई कि 26 ऐप बंद करना दरअसल लाखों दिमागों को एक साथ जगा देगा। और फिर यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने सिर्फ 38 घंटे में नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से उग्र क्रांति तक शुरुआत में बेहद मासूमी थी। स्कूल, यूनिवर्सिटी के बच्चे कंधों में बैग, हाथों में किताब और उन्हें के हाथों में कुछ साधारण से पोस्टर, सोशल मीडिया बैन हटाओ। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद सत्ता उन्हें सुनेगी। लेकिन सत्ता कई बार जनता की आवाज़ सुनने की बजाय उन्हें अपने दुश्मन समझ लेती है। 8 सितंबर 2025 ये वही दिन था जब नेपाल की कहानी एक शांति मोड़ से अंधेरी की ओर मुड़ गई। काठमांडू की सड़कों पर गोली चलने की आवाज़ गूंजी, धुआं उठा और फिर गिनती शुरू हुई। 20 से ज़्यादा छात्र की मौत के घाट उतारे गए, 300 से ज़्यादा घायल पड़े थे। उनमें से कई बच्चे वो थे जो घर से निकलने वक्त माँ से बस इतना कहकर निकले थे, जल्दी लौट आ जाऊँगा, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। और फिर आई वो तस्वीर जिसने पूरे नेपाल को भीतर से हिला दिया। खून से सुना एक जुत्ता, #BloodlessNepal। वह जुत्ता किसी सरकारी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था, वो एक सवाल था, एक चीख थी
क्या बच्चे पर गोली चलाना किसी भी सरकार का समाधान हो सकता है? उस एक तस्वीर ने युवाओं के मन में दबे गुस्से को आग के लिपटों में बदल दिया और यहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कहानी खत्म होकर उग्र प्रदर्शन का पहला अध्याय शुरू हुआ। और फिर वो पल आया जब आंदोलन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जो भीड़ कल तक शांत बैठकर नारे लगा रही थी, आज वही भीड़ गुस्से, दर्द और विश्वासघात से पूरी तरह जलता हुआ आग में बदल चुका था। नेपाल का माहौल अब विरोध का नहीं, फटे हुए ज्वालामुखी जैसा था। और उसी आग में कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिन्हें पूरे देश को हिला दिया। फायरिंग का आदेश देने वाले डीजीपी की हत्या। भीड़ का संदेश साफ था, जो हमारी आवाज़ दबाएगा वही बचेगा नहीं। टीवी चैनल के दफ्तर पर हमला, क्योंकि जनता को लगा मीडिया सरकार की भाषा बोल रही है। मंत्री के घरों में आग, ऐसा मानो लोग अपने वर्षों का गुस्सा ईंट में ईंट जलाकर दे रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री और शेरबहादुर देवा और उनकी पत्नी की पिटाई भीड़ के लपटे में इतना भयानक था कि वह जान बचाकर निकलना भी नहीं पाए। और ये नेपाल के इतिहास का सबसे काला क्षण था। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस सब जलते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल की पूरी राजनीतिक ढांचा खाक हो रहा था। सुरक्षा बलों से हथियार छीनकर भीड़ के हाथों में। अब राज्य का ताकत जनता के हाथों में आ गई। अब राज्य बिल्कुल असहाय, एयरपोर्ट बंद, ट्रांसपोर्ट ठप, पूरे देश पश्चाताप में। नेपाल पहली बार अपने ही लोगों के हाथ में एक बंधक देश बन चुका था। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये एक फटा हुआ ज्वालामुखी था जो वर्षों से दबे हुए नाराजगी, भ्रष्टाचार, असामान्यता और राजनीतिक अहंकार के खिलाफ एक साथ फट पड़ा। नेपाल सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, नेपाल ज्वालामुखी की तरफ फट चुका था। क्या यह सिर्फ बहनी वजह थी? नहीं, नेपाल की सड़क पर जो आग भड़की वो किसी एक फैसले की देन नहीं थी। ये वह गुस्सा था जो सालों से सीनों में दबा हुआ था। और सोशल मीडिया बैन बस वह आखिरी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को विस्फोट में बदल दिया। भ्रष्टाचार, राष्ट्रों को अंदर से खोखला कर देने वाला जहर। 2021 से 2024 के बीच ऐसे ऐसे घोटाले सामने आए जिन्हों में हजारों करोड़ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। रिपोर्ट में नेपाल को दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देश में गिना गया। सरकार बदलती रही लेकिन घोटाला रुकते नहीं। जनता को मन में ये धारणा पक्की हो गई, ऊपर वाले सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। नेपोटिज्म, जनता की आखिरी उम्मीद पर ताला। नेताओं के बच्चे की अचानक संपत्ति वृद्धि, विदेशी यात्रा, लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब उस देश में जहां लाखों युवा रोज जॉब की लाइन में खड़े हो रहे हैं। नेपो किड और नेपो बेबी सिर्फ ये शब्द नहीं, ये जनता का व्यंग्य था, उनके दर्द का आखिरी चीख। अनएम्प्लॉयमेंट एंड मास माइग्रेशन, युवा भविष्य से भाग रहा था। नेपाल ऐसा देश बन गया जहां रोज हजारों युवा विदेश भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी कम, प्राइवेट सेक्टर कमजोर, स्किल की कमी होना और लाइफस्टाइल महंगी। युवा खुद को अपने ही देश में बेकार महसूस कर रहा था। सोशल मीडिया बैन, बस यही आखिरी चिंगारी। जब सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए तो जनता ने इससे एक सीधा संदेश माना, बोलेंगे तो रुक जाएंगे। और फिर जब फायरिंग हुई तो ये कोई आंदोलन नहीं, ये एक विस्फोट बन गया। एक ऐसा विस्फोट जिसने नेपाल की राजनीतिक ढांचा की नींव तक हिला दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पतन। जब पूरा देश जलती हुई मिसाल की तरह धधक रहा था, उधर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जब अपने ही कुर्सी को ऐसे पकड़ पर बैठे थे मानो सत्ता उनकी आखिरी सांस हो। देश सड़कों पर था, लोगों खून और धुआं के बीच न्याय ढूंढ रहे थे, लेकिन सत्ता की गलियारों में ओली सिर्फ एक चीज चाहते थे, अपनी कुर्सी बचाना। सेना से मदद मांगी लेकिन जवाब चौंकाने वाला था। ओली ने स्थिति हाथ से निकलते देख सेना को बुलाया, लेकिन सेना का जवाब नेपाल के इतिहास में सबसे भारी वाक्य बन गया।
पहले इस्तीफा दीजिए। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि अब सरकार जनता के हाथ से नहीं, अपनी ही संस्थाओं से कट चुकी थी। सीएम आवास पर भीड़ का दावा। स्थिति इतना बिगड़ चुकी थी, प्रधानमंत्री आवास अब सत्ता का नहीं, एक घिरे हुए चुके किले की प्रतीक बन चुका था। जब भीड़ ने गेट पर तोड़ा पत्थर और आग के लिपटे अंदर पहुंच चुकी थी, तो ओली के पास एक ही विकल्प था। और फिर खबर आई कि वे कथित तौर पर एक हेलीकॉप्टर में बैठकर रात के अंधेरे में निकल गए हैं। और ये वही दिन था जब जनता को महसूस हुआ कि उनका प्रधानमंत्री लड़ने के लिए नहीं आया था, भागने के लिए तैयार बैठा था। चीन नजदीक मंत्रियों का इस्तीफा लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, ओली की करीबियों ने भी एक एक करके इस्तीफा देने शुरू कर दिया। खास तौर पर वे मंत्री जिन्हें चीन का समर्थक माना जाता था, जब उन्हें किनारा करना शुरू किया गया तो ये साफ हो गया कि राजनीतिक जहाज अब डूब चुकी है। लेकिन तब तक इतिहास की घड़ी निर्णय ले चुकी थी। ओली सरकार गिर चुकी थी और नेपाल एक नया भविष्य, एक नया संकट दोनों की चौराहे पर खड़ा था। आज का नेपाल ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर हर रास्ता धुंधला, हर दिशा अनिश्चित। देश का नुकसान हुआ, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, ये विश्वास, स्थिर और उम्मीद तीनों का नुकसान हुआ। अरबों का अर्थव्यवस्था खाक में बदल चुका है। कारखाने बंद, बिजनेस ठप, निवेशक बाहर भाग रहे हैं। पर्यटक जो कभी देश की रीढ़ी था एकदम ठप हो चुका है। जहाँ कभी पर्यटकों का भीड़ होता था, आज वही सुरक्षाकर्मी का बैरियर है। अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे आखिर हम किस दिशा पर जा रहे हैं। देश पर सेना का नियंत्रण, ये नियंत्रण स्थिर देता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक नई चिंता भी पैदा करता है। और इस सब के बीच नेपाल की सबसे बड़ा ताकत उभर कर सामने आता है। जय जी जय। वो युवा जो सालों से चुप रहे थे, वो आज कह रहे हैं हमारे समय आ गया। और उनकी आंखों में गुस्सा भी है, जीत भी है और एक नया देश बनाने का सपना भी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्रांति हो चुकी है। सवाल ये है, क्या ये क्रांति नेपाल को एक नया सुबह देगी या फिर ये आग देश को एक और अंधेरी, एक और अराजकता और खुद खराबे वाले एक चक्र में धकेल देगी। नेपाल आज इतिहास के उस चौक पर खड़ा है जहाँ एक गलती कदम उनकी पीढ़ियों को बदल देगी और एक सही कदम पूरे राष्ट्र को नई पहचान दे देगी। आखिर जिम्मेदार कौन? वो युवा जो टूटे हुए सिस्टम को चुनौती देने का हिम्मत दिखाई, या वो नेता जिनकी गलतियां, लालच, अहंकार ने हालातों को इस कदर सुलग दिया कि एक पूरे देश खाक में बदल गया। एक बात बिल्कुल साफ है, क्रांति कभी अचानक नहीं आती, वो पनपती है धीरे धीरे, सालों से जमा गुस्से, फुटन और अन्याय की गर्मी में। वो बोलती है भ्रष्टाचार के हर चोरी की रकम से। हर उस मौके से जब योग्य युवाओं को धक्का मिलता है और नेपो बेबी आगे बढ़ता है, और हर उस रात से जब कोई परिवार बेरोजगार की चिंता से सो नहीं पाता, और उस पल से जब सरकार अपने युवाओं की आवाज़ सुनना बंद कर देती है। यहीं से क्रांति जन्म लेता है, यहीं से आग भड़कती है और फिर
कोई उससे रोक नहीं पाता। नेपाल की कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये हर उस देश की कहानी है जहाँ सत्ता जनता से दूर हो जाए और जनता अपनी ताकत भूल जाए। सोचिए, क्रांति गलतियों से नहीं, खामोशी से जन्म लेती है।